अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं अहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा। आपको खबर दें कि कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने सोमवार से सिंध भर में गाड़ियां चलाने का आज खुद फैसला कर लिया है। सदर इत्तेहाद इरशाद बुखारी कहते हैं कि हुकूमत गाड़ियां बंद और ड्राइवर्स गिरफ्तार करने का शौक पूरा कर ले। इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी ने पीर से ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान करते हुए कहा है कि गुज़श्ता 2 माह से बसें बंद हैं, जिसकी वजह से मालकान और ड्राइवर सख्त मुतासिर हुए हैं। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी लेकिन ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत नहीं दी। इरशाद बुखारी का कहना था कि पीर से बसें सड़कों पर आएंगी और SOPs का ख्याल रखा जाएगा। हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है तो शौक से करे, मालकान और ड्राइवर्स गिरफ्तारियां पेश करेंगे। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का मजीद कहना था कि मुसलसल बसें बंद रहने से मालकान और ड्राइवर्स की हालत खस्ता हो गई है, जबकि अवाम भी गाड़ियां न चलने से सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। 28 मई को 3 वुज़रा से मुलाकात हुई थी, जिसमें यकीन दहानी कराई गई थी कि जल्द ही ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजबूर होकर पीर से गाड़ियां चलाने का फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत का दुकानदारों के लिए 15 जून से नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। पीर से जुमेरात सुबह 10 से शाम 4 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत होगी। जुम्मे को सुबह 10 दोपहर 1 बजे दिन तक कारोबार हो सकेगा। आपको बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत का दुकानदारों के लिए 15 जून से नए शेड्यूल का ऐलान। पीर से जुमेरात सुबह 10 से शाम 4 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है। इस नए शेड्यूल में मजीद तफसीलात जानेंगे शहजादा मोइन से। जी शहजादा मोइन। आज बिल्कुल देखें, नया शेड्यूल जारी हुआ है दुकानों के हवाले से, और जिसमें जो है बाकायदा SOPs का भी ख्याल रखा जाएगा दुकानों को खोलने के लिए। जो पीर से जो दुकानें खुलेंगी जुमरात तक, उसमें जो है दुकानों को जो है पाबंद किया गया है कि उसके टाइम से लेकर जो है 4 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी, जिसके बाद जो है कराची के जो मार्केटें हैं वो भी खोल दी जाएंगी। और इस पर जो है आज भी देखा गया है कि कराची में मुख्तलिफ दुकानें खुली हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग SOPs का ख्याल करते हुए भी नजर आए। और जो नया शेड्यूल है उसके मुताबिक जो है पीर से जुमरात तक जो है नई दुकानें जो है बाकायदा खुली जाएंगी 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। जी शुक्रिया शहजादा मोइन। पंजाब कमेटी बराए इंसदादे कोरोना का इजलास हुआ है और SOPs के मुताबिक कारोबार खोलने के लिए विफाक को सिफारिशात पेश करने पर इत्तफाक भी कर लिया गया है। मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला भी किया गया है। काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना ने कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर के लिए तजावीज और सिफारिशात पेश की हैं। पंजाब में SOPs के मुताबिक मुख्तलिफ इदारों को खोलने के लिए वफाक और सिफारिशात पेश करने पर इत्तफाक किया गया है और फैसला किया गया कि सूबे भर में मुंह और नाक ढांपने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इंतजामिया, पुलिस और ट्रैफिक वार्डन मुंह और नाक न ढांपने वाले अफराद को तंबीह कर सकेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन में SOPs के तहत 1000 लेडी डॉक्टर्स के इंटरव्यूज की इजाजत दी गई है, जिसके तहत पब्लिक सर्विस कमीशन SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाकर तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यूज ले सकेगा। NCOC को पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यूज की इजाजत के फैसले से आगाह किया जाएगा। मकामी तौर पर वेंटिलेटर और रेस्पिरेटर की तैयारी की इजाजत के लिए ड्रैब से रुजू किया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना मरीजों में तेजी से इजाफा होने लगा है। एक दिन में 78 अफराद लुकमा अजल बन गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 2000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 12,020 कोरोना टेस्ट किए गए। इस तरह मजमूई तौर पर 5,32,037 टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2,429 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के मजमूई मुसद्दका मरीजों की तादाद 66,400 से जायद हो गई है, जिनमें से के मजीद 2,429 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना के मजमूई मुसद्दका मरीजों की तादाद 66,400 से जायद हो गई है, जिनमें से 24,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो गए हैं। पंजाब में कोरोना के 24,104, सिंध में 26,113, खैबर पख्तूनख्वा में 9,067, बलूचिस्तान में 4,097 केसेस, इस्लामाबाद में कोरोना के 2,192, गिलगित बल्तिस्तान में 660, आजाद कश्मीर में 234 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सरकार
सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना वबा से 1300 से जायद अमवात हो चुकी हैं। कोरोना वायरस के बाइस सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, जहां 445 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कि 5.5 अरब रुपए कोरोना पर खर्च कर चुके हैं। अभी मजीद मरीज रिपोर्ट होंगे और तशवीशनाक हालत भी होगी। अचरा बाजार खुला है तो पार्क्स खोलने में कोई मुजाहिका नहीं। बार बार यंग डॉक्टरों की धमकियों से तकलीफ होती है। MTI एक्ट फ्रेम में लगाने के लिए नहीं बल्कि अमल दरामद के लिए लाए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इजलाल हैदर। वज़ीर आला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि अस्पतालों में बिस्तरों और वेंटिलेटर्स की तादाद के हवाले से वेबसाइट बना दी है। आइंदा पीर से आगाही मुहिम भी शुरू की जा रही है, लेकिन लोगों को एहतियात की जरूरत है। बाजार खुल रहे हैं तो मरीजों की तादाद भी बढ़ेगी। कुछ अरसे के लिए तो लॉकडाउन कर सकते हैं, परमानेंटली तो नहीं कर सकते। अब वो काम शुरू करने का मकसद ये है कि अगर हम SOPs फॉलो कर लें तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत हद तक हम काम बचा सकते हैं। MTI एक्ट के हवाले से वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा कि यंग डॉक्टरों की रोजाना की धमकियों से तकलीफ होती है। एक्ट पर पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। MTI एक्ट जब आया है असेंबली के थ्रू हुआ है तो इनकी कमेटी ने बैठ के बाकायदा एग्री करके पॉइंट्स पे नेगोशिएट करने के बाद ये एक्ट थ्रू। वजीर सेहत ने कहा कि करनतीना सेंटर्स पर तमाम सिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। निजी अस्पताल में इलाज की कीमतों से मुताल्लिक इजलास होने वाला है, मगर किसी एक डॉक्टर की गलती पर तमाम अमले को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज लाहौर। अब आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सरासर गलत बात है, बेबुनियाद बात है। कमीशन ये कह रहा है कि मुल्क में वाफर चीनी मौजूद थी और कीमतें बढ़ने की वजह, कमीशन ही की ये रिपोर्ट कह रही है, कीमतें बढ़ने की वजह मार्केट मैनिपुलेशन, सट्टा और सट्टे वालों का मेल जोल शुगर मिल्स के साथ मिलके इस चीज को और एक्सपोर्ट की इजाजत को बुनियाद बना के मार्केट मैनिपुलेट करना, ये हैं वो कमीशन के इसके अंदर दी हुई चीजें जिनकी वजह से प्राइस हाइक हुई। अब दूसरी बात, अगर आप खुद एहतसाबी की बात करें तो ऐसा कौन सा कमीशन पहले बना है जहां पे आपके वुज़रा और वुज़रा आला उस कमीशन के सामने पेश होते? कमीशन ने 2 दफा चिट्ठी लिख के सिंध के वज़ीर आला को बनाया, वो तो पेश नहीं हुए। पंजाब के वज़ीर आला को बुलाया गया, वो पेश हो गए। उसके अलावा असद उमर जो उस वक्त ECC के सरबराह थे वो पेश हुए और उन्होंने पेश होके इस चीज की पूरी क्लैरिफिकेशन की वहां पे कि ये जो स्टॉक्स जो एक्सपोर्ट करने की बात थी वो स्टॉक्स की बेस के ऊपर थी। लेकिन जो चीज शाहिद खाकान अब्बासी साहब कौम को नहीं बताते वो इस कमीशन की रिपोर्ट के TORs के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये चार्जशीट है। ये कमीशन उनको चार्जशीट किया गया है क्योंकि जो एक्सपोर्ट की हमारी हालिया तारीख की सबसे बड़ी सब्सिडी, इमरान खान साहब को आप कहते हैं कि आपने एक्सपोर्ट की इजाजत दी। इमरान खान साहब ने किसी भी सब्सिडी की इजाजत नहीं दी, सिर्फ एक्सपोर्ट की इजाजत दी, वो भी ECC ने दी, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने। और उसमें कमीशन का ये नतीजा आया है कि उस वक्त मुल्क में वाफर चीनी थी और जितनी एक्सपोर्ट की इजाजत दी उसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब के फैसलों के ऊपर जो वो चीजें करते हैं वो चार्जशीट है, उसका हवाला मैं यहां दोबारा देना चाहूंगा क्योंकि ये जो चार्जशीट है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर, इसका जवाब बहरहाल उन्हें देना पड़ेगा और अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस सवालों के जवाब उनको देने पड़ेंगे। सफा नंबर 62 62 कमीशन में 196 नंबर पैरा से लेके 201 नंबर पैरा तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब के करतूतों का भरपूर जिक्र है। 2017-18 के अंदर जो चीज बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि आपके मुल्क में वाफिर मिकदार में गन्ने की पैदावार हुई थी और हमारे पास 2.5 से 3 मिलियन मैट्रिक टन का इजाफी स्टॉक मौजूद था। और जिस वक्त स्टॉक क्रशिंग, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि नवंबर से क्रशिंग स्टार्ट होती है और फरवरी मार्च में आपकी क्रशिंग हो जाती है। आपको मालूम होता है कि आपके पास कितनी चीनी है,
ملک کی جو پوری ضرورت ہے 5.2 ملین میٹرک ٹن ہے، اس سے اوپر جتنی چینی ہے آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ایک تھوڑا سا سٹاک رکھ کے کہ بوقت ضرورت کام آئے۔ اس وقت ملک میں 2 ملین میٹرک ٹن سے زائد چینی موجود تھی۔ کمیشن نے لکھا ہوا ہے کہ مارچ میں عالمی منڈی میں قیمتیں $577 پر ٹن تھی۔ اگر اس وقت چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت وافر مقدار میں دے دیتے تو سبسڈی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس وقت صرف 3 لاکھ میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی گئی، اور چونکہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں جو پرائس تھی وہ جو یہاں کاسٹ آف پروڈکشن لگاتے تھے اس سے بہت زیادہ تھی، تو وہ تو بڑا فائدے کا سودا تھا، لیکن اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ ایکسپورٹ کی اجازت صرف 3 لاکھ ٹن کی دی گئی۔ پھر جیسے وقت گزرتا گیا، سال کے آخر میں جس وقت ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی اس وقت بھی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں زائد تھی، 577 نہیں تھی لیکن 434 پر ٹن تھی۔ اس وقت جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا وہ کارنامہ یہ تھا، یہ پیرا نمبر 197 اور 98 میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر کاسٹ آف شوگر جو پروڈکشن ہے اس کو ڈٹرمن کیے شاہد خاقان عباسی صاحب نے 20 ارب روپے کی سبسڈی صرف 24 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر شوگر انڈسٹری کو دے دی ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ اور اس کے اوپر جو سب سے بڑا ظلم اور میں سمجھتا ہوں جو جرم کیا کہ جس بیس کے اوپر دیکھیے سبسڈی اگر آپ دیتے بھی ہیں، ایکسپورٹ کی اجازت بھی دیتے ہیں، یہ ایک فیصلہ ایسا کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے، لیکن آپ کس کی ایما پہ دے رہے ہیں اور کس چیز کے لیے دے رہے ہیں اور کیسے دے رہے ہیں یہ اس کو جرم بناتا ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کا بطور وزیر اعظم جرم یہ تھا کہ انہوں نے سلیمان شہباز کے ایما کے اوپر سبسڈی دی، اور وہ سبسڈی 20 ارب روپے کی دی قومی خزانے سے، جبکہ پچھلے 8 ماہ انہوں نے اسی اگر ایکسپورٹ کی اجازت دی ہوتی تو ان کو سبسڈی کا 1 پائی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ بات نہ ہی کمیشن کہہ رہا ہے اپنے طور پہ، نہ ہی شہزاد اکبر اپنے طور پہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا، بلکہ اس اجازت دینے کے بعد، سبسڈی دینے کے بعد اپنے ہی جو حکومت کی فائنانس ڈویژن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production. فائنانس ڈویژن یہ کہتی ہے کہ جی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے جس کی بیس کے اوپر آپ سبسڈی دیتے ہیں، 20 ارب روپے کی آپ نے سبسڈی دے دی کہ جی چینی ہم نے بڑی مہنگی بنائی ہے، اس کی جو آپ نے ڈٹرمنیشن کروائی وہ مناسب نہیں تھی، اس کی انڈیپینڈنٹ کاسٹ آف پروڈکشن کی اگر آپ کرائیں تو انہوں نے لکھا پیرا نمبر 204 میں انہی کی فائنانس ڈویژن کی کنکلوژن، the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production as proposed by the finance division resulted in loss of more than 7 billion. 7 ارب روپے کا، اگر اس وقت بھی اتنی بڑی چوری تھی، اتنا بڑا ڈاکہ تھا کہ اس وقت بھی اگر ڈٹرمن صحیح کر لیتے تو یہ 7 ارب روپے کی آپ کو اس میں بچت ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر چونکہ ایما کسی اور کی تھی جن کے یہ ملازم ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی ایما کے اوپر یہ سبسڈی دی جانی تھی۔ اب ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے کمیشن، کیا کہتا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب اور ان کے حواریوں کے بارے میں؟ پیرا نمبر 209، The Commission is of the view that as per documentary evidence available as discussed in the paras above, the calculation of subsidy based on the cost of production in 2017-18 was not done with due diligence while approving the subsidy of 20 billion. Mr. Shahid Khaqan Abbasi could not provide satisfactory answers or documentation to explain and justify the subsidy procedure. کمیشن کے سامنے نہ ہی کوئی جواب دے سکے، نہ ہی کوئی کاغذ پیش کر سکے۔ جب کمیشن نے ان سے سخت سوالات کیے تو یہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے، اس لیے آج اپنی پریس کانفرنس میں فرما کے چلے گئے جی کمیشن تو ایسے نالائق افسروں پہ بنا تھا۔ اس ملک میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک لائق شخص ہے، وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے
کہ اس کے भतीजे के एक हुक्म के ऊपर 24 घंटे के अंदर 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे देता है। ये होता है लायक शख्स, ये होता है वफादार शख्स। आपका कौमी खजाने का पैसा क्या मानी रखता है उसके आप में? वफादारी और लायकी तो ये है। इसके साथ इनके सिंध वालों ने भी हिस्सा डाला, लेकिन मैं आज इन्हीं पे रहता हूं। और जिस शख्स की इमाम के ऊपर ये सारा 2017-18 में ये किया इन्होंने, जो सलमान शहबाज साहब वल्द खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके कारनामे भी इस कमीशन के अंदर बड़े तफसील से बयां किए गए हैं। अब उनकी मैं थोड़ी सी एक चीजें बता देता हूं। इस कमीशन के अंदर एक चार्जशीट भी है, जिसकी तरफ मैं फिर क्रेडिट दूंगा हामिद मीर साहब को। उनके प्रोग्राम में उन्होंने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि ये तो बहुत बड़ी चार्जशीट है इनके ऊपर। मैं उस पर 1 मिनट में आता हूं, लेकिन ये जितनी शुगर मिलें जो थी, 9 शुगर मिलें थी जिनका ऑडिट किया गया, वो 9 मुख्तलिफ बड़ी ग्रुप्स की थी जो पाकिस्तान की शुगर प्रोडक्शन का तकरीबन 51% कंट्रोल करते हैं। उसमें से एक ग्रुप शरीफ ग्रुप था। शरीफ ग्रुप की काफी मिलें हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक मिल का ऑडिट किया गया, अल अरेबिया। अल अरेबिया शुगर मिल जो है उसके मालिक हैं सुलेमान शहबाज वल्द खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ। इसके 25% शेयर के मालिक हैं सुलेमान शहबाज, दूसरे 25% के मालिक हैं हमजा शहबाज, और बकिया 47% के मालिक है शहबाज शरीफ फैमिली बजरिया रमजान शुगर मिल। क्योंकि इसके अंदर शेयर होल्डिंग है रमजान शुगर मिल की, रमजान शुगर मिल के अंदर शहबाज शरीफ फैमिली की पूरी इसके अंदर शेयर होल्डिंग है। तो ये शहबाज शरीफ फैमिली की शुगर मिल है। इसके कारनामे सुनिए जरा। वाज़े तो फोरेंसिक ऑडिट हो रहा था, आपके सिस्टम्स का, कंप्यूटर्स का भी मुआयना किया गया। वाज़े तौर पे 2 लेजेस रखे गए हैं, एक का नाम है एन, एक का है आर। एन है नॉट रिपोर्टेड एंड आर इज रिपोर्टेड। रिपोर्टेड लेजर वो है जो एफबीआर को दिखाया जाता है, एससीसीपी को दिखाया जाता है, बाहर दिखाया जाता है। एन लेजर वो है जो नॉट रिपोर्टेड है, जिसके अंदर असल में लिखा जाता है कि हम कारनामे क्या करते हैं, हम किस तरह से चीनी के माल में घपला करते हैं। उसकी 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं कारनामों में से, सिर्फ उस साल की 17-18 की। अगर पीछे जाएंगे तो बड़े हुए हैं इनके कारनामे। 17-18 में इन्होंने जो शुगर केन गन्ना प्रोक्योर करते हैं, अल अरेबिया की तो इतनी बड़ी मिसाल है कि ये अल अरेबिया शुगर मिल के दस्तावेजी सबूत इसके अंदर मौजूद हैं। कच्ची पर्ची का सिस्टम था। जितने किसान मेरी बात सुन रहे होंगे और उन्होंने अगर अल अरेबिया को चीनी बेची है, वो इस चीज को वाज़े जानते हैं। कच्ची पर्ची यानी कि हुकूमती असूल है कि सीपीआर के ऊपर आपने उसको बेचनी है गन्ना। ये कच्ची पर्ची के ऊपर गन्ना बेचते थे। उस कच्ची पर्ची के ऊपर जो इन्होंने गन्ना बेचा, उसमें इन्होंने जो गन्ना नहीं दिखाया अपने एन और आर के जोल में, तकरीबन 1.3 अरब रुपए का गन्ना नहीं दिखाया, जो इनकी पूरी प्रोडक्शन का 45% है। यानी कि आधा गन्ना इन्होंने शो ही नहीं किया जो इन्होंने प्रोक्योर किया। और चूंकि वो दिखाया ही नहीं, तो उसलिए उससे जो चीनी बनी वो भी सिस्टम में वाज़े दिखाई नहीं। यानी कि गन्ना खरीद और गन्ना के बदले में बनने वाली चीनी सिस्टम में मौजूद नहीं है। ना ही किसान को पूरा पैसा दिया, ना ही उस चीनी के ऊपर 1% टैक्स दिया, और वो ब्लैक मार्केट में बेच दी। और यह है 2017-18 का। 18-19 में चूंकि हुकूमत जा चुकी थी, 19-20 में सॉरी, तो इसलिए कहा कि अब चूंकि पहले वालिद साहब वजीर आला पंजाब थे तो हम डाका मारते थे, इसलिए तो हमें कोई पूछने वाला नहीं था। अब चूंकि अब्बा जी नहीं रहे वजीर आला पंजाब, इसलिए अब हम चोरी करते हैं। तो इसलिए उस साल इनकी अपनी बुक्स के मुताबिक इनकी चोरी 45% से रिड्यूस होकर 25% पे चली गई। यानी कि जो ऑफ द बुक गन्ना खरीदा और ऑफ द बुक शुगर क्रश की, वो 25% पे चली गई बकौल इस शुगर कमीशन के। और उसमें इन्होंने तकरीबन 78 करोड़ रुपए की चीनी जो है, गन्ना जो है, वो ऑफ द बुक खरीदा। उसके बाद इसी पैरा के अंदर एक इनकी जो कारनामा है
جب یہ شوگر پروڈیوس کر لیتے ہیں تو اس کا پروڈیوس کا پھر آگے سیل کا بھی آف ریکارڈ ان کا سارا اس کے اندر موجود ہے. یہ تقریباً 1.73 بلین کی چینی 2017-18 میں آف بک بیچی، اور چونکہ ابا جی چیف منسٹر پنجاب نہیں رہے تھے اگلے سال تو فقط 93 کروڑ روپے کی چینی آف بک بیچی، یعنی کہ سیلز ٹیکس کے بغیر. اور اس کے اوپر اگر آپ کا سیلز ٹیکس کی مد میں، کیونکہ بازار میں صارف کو تو سیلز ٹیکس ڈال کے چینی ملی، آپ کے نفع کی شرح وہ اربوں میں چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ 1-2 روپے پر کلو کا بھی جول نہیں ہے، یہ تقریباً 20-25 روپے کا جول بنتا ہے. اب جہاں پہ اچھا اس کے بعد جو واضح ثبوت اس کے اندر موجود ہیں کہ العربیہ کی مینجمنٹ اور سلمان شہباز انسٹرکٹ کر رہے ہیں، یہ صفحہ نمبر 134 کے اوپر، کہ ریکوری ریشو کہ اس گنے میں سے کتنی چینی نکلنی ہے اس کو 2 سے 3% کم دکھاؤ، کیونکہ وہاں پہ بھی چوری. ایک تو چوری وہ ہے کہ آپ نے ایک پورا گنے کا ایک پیداوار خرید آپ نے نہیں دکھائی، جب میں نہیں کرائی. جو آپ دکھا بھی رہے ہیں 55% گنا جو آپ نے خریدا ہے اس سال، اس میں سے چینی کتنی نکلتی ہے اس میں بھی 2-3% کا آپ نے جول کر دیا، جو کہ ملینز آف میٹرک ٹن کا جول بنتا ہے. اور یہ صفحہ نمبر 134 کے اوپر ای میلز ریپروڈیوس ہوئی ہیں جس میں انسٹرکشنز جا رہی ہیں واضح طور پہ. یہ ہے صحیح معنوں کا فورینزک آڈٹ. اس کے اندر کسی کی کوئی رائے موجود نہیں ہے، اس کے اندر شواہد موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہے جو آنے والے دنوں میں کیسز کے اندر ان کے اندر استعمال ہو سکتا ہے. لیکن جو سب سے ضروری بات ہے اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج کا، وہ ہے شہباز شریف صاحب کی بھی چارج شیٹ. اس رپورٹ کے اندر میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں، پیرا نمبر 422 صفحہ نمبر 119. پیرا نمبر 422 کے اندر ایک بڑی ہی اہم چیز لکھی ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے تو سن 2017-18 میں کسان کو، یہ پروونشل سبجیکٹ ہوتا ہے کہ کسان کو جو امدادی جو پرائس سپورٹ پرائس دی گئی ہے 180 روپے تھی 17-18 میں، وہ پوری ملنی چاہیے. چیف منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ہم سب جانتے ہیں بڑے ماشاءاللہ ایفیشینٹ آدمی تھے، بہت کام کرتے تھے، ہر چیز پہ ان کی پکڑ ہوتی تھی، نظر ہوتی تھی. اس نظر اور پکڑ کے لیے انہوں نے اسپیشلی انسٹرکٹ کیا اسپیشل برانچ پنجاب کو کہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا کسان کو پیسے پورے مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے، کون سی مل کتنے ادائیگی کر رہی ہے. صفحہ نمبر 119 کے اوپر 422 نمبر پیرا ہے. اور ونس اگین میں کریڈٹ دینا چاہوں گا، میری توجہ اس طرف حامد میر صاحب نے دلائی. اچھا، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے دی دین چیف منسٹر پنجاب ڈائریکٹڈ دی اسپیشل برانچ ٹو پریپیئر اے رپورٹ اباؤٹ دا پروکیورمنٹ پرائس آف دا شوگر کین ان دا پروونس آن ڈیلی بیسز ان 2017-18. پھر نیچے لکھا ہوا ہے سابق وزیر اعظم اور لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے، عوام 90 روپے کلو چینی خرید رہے ہیں. چینی کمیشن نے رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین نہیں کیا ہے، مرکزی کرداروں عمران اور بزدار کا ذکر نہیں کیا گیا. چینی کا کمیشن بن گیا، آپ جس چیز کو روکنا چاہتے ہیں، جس کی تحقیق کر رہے ہیں، اس کمیشن کے دوران اس کے 2.5 مہینے کی زندگی کے دوران قیمت چینی کی 20% بڑھ جاتی ہے. اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ کیا کمیشن نے یہ پتا کیا کہ چینی کتنے کی بک رہی ہے؟ کیا حکومت نے کوئی قدم اٹھایا چینی کی قیمت گرانے کے لیے؟ ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس ہے؟ عوام تو چینی کی قیمت ادا کیے جا رہے ہیں، 20 مہینے گزر گئے ہیں، ایک فیصلے نے چینی کی قیمت بڑھائی، وہ کابینہ کا فیصلہ تھا ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا. کابینہ کو ہیڈ کرتا ہے پرائم منسٹر. پرائم منسٹر آج آ کے جواب دے پاکستان کی عوام کو کہ ان پر کیوں یہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور جو ڈاکہ جاری ہے، اور آج بھی حکومت کوئی قدم لینے کو تیار نہیں ہے.
वफाकी वजीर रेलवे ने हस्बे आदत फिर कई सियासी चुटकुले छोड़ दिए और पेश गोयां भी कर डाली हैं। कहते हैं नवाज शरीफ एटमी धमाकों के मुखालिफ थे। अगले 3 माह बहुत अहम हैं। वजीर आजम चीनी और आटा चोरों को नहीं छोड़ेंगे। भारतीय फौज ने चीन के हाथों हजीमत उठाई है। कोरोना के साथ चलना है जी। ये 90 दिन इस मुल्क की बहुत अहम है। कोरोना इंक्रीज हो रहा है। टिड्डी दिल और 8-10 दिनों में हमसाया मुल्कों से पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस है, बिजनेस मुतासर है, इनकम टैक्स में कमी है और हुकूमत जो है उसने बजट भी पेश करना है। सो ये 6 बातें इन 90 दिनों में होनी है और मेरे दोस्त ने, साबिक दोस्त ने नैब से भी अपने कागजात पहुंचाने हैं। नवाज शरीफ साहब के एक बात का जवाब देना सियासत शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं मुख्तसर बात करने पे यकीन करता हूं, मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूं कि एटमी धमाका राजा जफरुल हक ने किया, शेख रशीद ने किया और गौर अयूब ने किया। नवाज शरीफ साहब समेत तमाम लोग एटमी धमाके के मुखालिफ थे। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि कराची PIA तैयारा हादसा में शहीद सीनियर सहाफी अंसार नकवी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना। आज बिल्कुल कराची में जो तैयारा हादसा हुआ था उसमें शहीद होने वाले सीनियर सहाफी अंसार नकवी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उनकी तदफीन कराची में COD कब्रिस्तान में जो है अमल में आई है। इससे कबल उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और समाजी रहनुमाओं, मजहबी रहनुमाओं और जो सहाफ़ी हैं शोबा सहाफ़त से वाबस्ता अहम शख्सियात ने अपने नमाज जनाजा में शिरकत की। इससे कबल उन्हें जो है सर्द खाने से जो है घर तक लाया गया और उन्हें जो है अंसार नकवी को कौमी परचम में जो है लपेटा गया था और उसके बाद जो है उनकी तदफीन हुई है जो COD कब्रिस्तान है उसके अंदर। जी सही, शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। कराची PIA तैयारा हादसे में शहीद सीनियर सहाफी अंसार नकवी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। नमाज जनाजा में शोबा सहाफत से वाबस्ता बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की है। PIA हादसे में शहीद स्क्वाड्रन लीडर ज़ैनुल आरिफ खान की नमाज जनाजा PAF बेस फैसल में अदा कर दी गई। कराची में होने वाले अलमनाक फजाई हादसे में शहीद स्क्वाड्रन लीडर ज़ैनुल आरिफ खान की नमाज जनाजा PAF बेस फैसलाबाद में अदा की गई है। वो एयर हेडक्वार्टर्स में तैनात थे और अपने वालिदैन के साथ ईद मनाने कराची जा रहे थे। शहीद की शनाख्त DNA टेस्ट से की गई है, जिसके बाद मैयत तदफीन के लिए पाक फजाइया के हुकाम के हवाले की गई थी। शहीद नमाज जनाजा में एयर वाइस मार्शल अहमद हसन, डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर वाइस मार्शल अब्बास घमन, एयर ऑफिसर कमांडिंग सदरन एयर कमांड और पाक फजाइया के एहलकारों, फौजी और सिविल ओहदेदारान के अलावा शहीद अफसर के लवाहिकीन ने भी शिरकत की है। बाद अज़ां इन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ PAF बेस कोरंगी क्रैक के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अब कुछ बात बढ़ती हुई महंगाई की, तो कराची में महंगाई का तूफान थमने की ऊंची लहरों ने शहरियों को परेशान कर रखा है। महंगाई के सताई शहरी कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी हासिल करना दुश्वार हो गया है। हुकूमत गुर्बत नहीं गरीब खत्म करने की पॉलिसी पर चल रही है। शहर कायद में जहां शहरी दीगर मसाइल से दो चार हैं, तो वहीं महंगाई ने उनका जीना दोबर कर दिया है। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया खुर्दोनोश की चीजों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जो आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। बहुत बुरे हालात हैं गरीब लोगों के। यहाँ पर रोजगार है नहीं, 3-3 महीने से किराए का घर है, बिजली गैस के बिल हैं, बच्चे हैं, राशन है। बहुत सफेद पोश लोग बहुत मुफलिसी में इस टाइम गुजारा कर रहे हैं और बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने महंगाई को कम करने के जो दावे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। ऐसा दिल चाहता है कि बंदा इंसान खत्म कर दे, या खत्म करने के लायक तो उन्होंने छोड़ा नहीं है। इमरान खान साहब ने तो कहा था कि गरीबी खत्म कर दूंगा, जब गरीब नहीं रहेगा तो गरीबी खत्म। सही कहा था उन्होंने कि मैं रुलाऊंगा, तकलीफ पहुँचाऊंगा। वो हमारे नहीं था कि आवाम को रुलाऊंगा
और किसी को नहीं, हमें रुला रहे हैं, हमें तकलीफ दे रहे हैं, और कोई बात। आटा, चीनी, दालें, गोश्त, मुर्गी, सब्जियां, फ्रूट की कीमतों में होशरुबा इजाफा होना 2 वक्त की रोटी हासिल करने में रुकावट का बायस बन रही है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम से किए गए वादे पूरे करे और महंगाई पर काबू पाए ताकि गरीब और गैर मुतवसत तबके की मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। महंगाई है कि काबू में आने का नाम नहीं ले रही। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी कहते हैं कि मुनाफाखोर तिजोरियां भरने में मसरूफ हैं। इंतजामिया सिर्फ दावों तक महदूद है, कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दाल मूंग 320, दाल माश 240, दाल चना 150, आटा चवन, चीनी 85 फी किलो तक बिक रहे हैं। शहरियों का कहना था कि सारा बोझ गरीब पर पड़ता है, कहाँ जाए, किससे फरियाद करें। हुक्मरानों को जाती मफादात अजीज हैं। दालां भी इतनी महंगी, आटा भी महंगा है, हर चीज इन्ना महंगी की चीनी है। पहले फिर भी ठीक सी, हुण दे सिरों ही ना बेड़ा गर्क कीता। चीनी को देखें, आटा देखें, दालें देखें, हर चीज महंगी से महंगी होती जा रही है। सब्जी और फ्रूट तो गरीब के खरीदने के बस की बात ही नहीं रही। शहरी कहते हैं एक तरफ कोरोना की वबा से परेशान है, दूसरी तरफ महंगाई जान नहीं छोड़ रही है। गवर्नमेंट का काम ये है कि रेट कंट्रोल करवाए, ठीक है। ये नहीं है कि आगे परचून की दुकानों पे ही करवाए, पीछे मंडियों में जाके चेक करे। इस तरह जाके जो है ना मामला सेट होते हैं। शहरियों ने ये शिकवा भी किया कि अवामी नुमाइंदे वोट लेकर भूल जाते हैं कि उन्होंने आवाम की आवाज बनना है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत सिर्फ दावों तक महदूद है, महंगाई है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दालें, चीनी, आटा हो या फिर चावल, सबकी कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हैं। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि अमेरिका कोरोना के साथ साथ नस्ली तासुब के वायरस की लपेट में आ गया है। सियाह फाम शहरी की पुलिस हिरासत हलाकत के बाद अमेरिका में मुजाहरे फूट पड़े हैं। अमेरिकी सदर ने सियाह फाम बाशिंदों को चोर और ठग करार दे दिया है। नस्ल परस्ती की अफरियत ने अमेरिकी माशरे को लपेट में ले लिया। सफेद फार्म पुलिस एहलकारों ने रियासत मिनीसोटा में 46 साला सियाह फार्म को महज इस बुनियाद पर गला दबाकर मार डाला कि वो सियाह फार्म था। हुकूमती मशीनरी ने भी मुल्जमान की गिरफ्तारी में तसाहल से काम लिया, जिसके बाद देखते ही देखते मिनीसोटा में सियाह फार्म शहरियों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस की जानब से निहत्ते मुजाहिरीन पर अंधाधुंध शेलिंग की गई, जिसके बाद मुजाहिरों ने पुरतशद्दद हंगामों का रुख अख्तियार कर लिया। अमरीकी सदर ने सूरत हाल पर रवायती नाअक्पियत अंदेशी का मुजाहरा करते हुए रियासत के गवर्नर और मेयर पर तनकीद शुरू कर दी। गुस्से से बिफरे मुजाहिरीन को मजीद सख्त इकदाम पर उकसाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन को चोर और ठग जैसे अलकाबात से नवाजा और उन्हें ताकत से कुचल डालने की धमकियां दी। अमेरिका में पहले भी नस्ली तासुब की बुनियाद पर पुलिस के हाथों बेकसूर सियाह फाम शहरियों के कत्लेआम के वाकयात रूनुमा होते रहे हैं। हालात व वाकयात से मालूम होता है कि अमरीकी इंतजामिया सियाह फाम शहरियों के जानो माल की हिफाजत में संजीदा दिखाई नहीं देती। सियाह फाम अफराद को जिस्मानी अजीतों के साथ नफ्सियाती तशद्दुद का भी शिकार किया जाता है। और अब बात करें मौसम के हवाले से, तो भीगा मौसम फिर गर्मी का तोड़ करने आन पहुंचा है। इस्लामाबाद, लाहौर, मानसहरा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों ने गहरे स्याह और दूधिया बादलों ने छतरी तानी तो ठंडी हवाओं ने भी खूब साथ निभाया। कहीं हल्की फुहार से मट्टी खुशबू से महक उठी तो कहीं मूसलाधार बारिश ने समा बांध लिया। महकमे मौसमियात का कहना है कि हफ्ते के रोज कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और सिंध में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। बलोचिस्तान में यूब, मूसाखैल और गिरदनवाह में गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब में खिता पोटोहार, सरगोदा, मियांवाली, भक्कर, लैया, खुशाब, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखपुरा, फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह, डीजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान, लैया, बहावलपुर, खानेवाल, साहेवाल, ओकाड़ा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी दौरान यालाबारी भी मुतवक्के है। दूसरी जानिब कराची समेत सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद, मीरपुर खास और हैदराबाद में आज से दोपहर तक गर्द आलूद हवाएं चलने के साथ बारिश का इम्कान है, जिसके नतीजे में टिड्डी दल की रेगिस्तानी इलाकों में एलगार का भी खदशा है। और खेल के मैदान से आपको खबर देते हुए बताएं कि पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान हनीफ खान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। 37 साल पुराना स्मगलिंग केस सामने ले आए हैं। बोले 1983 में स्मगलिंग के लिए हॉकी टीम को इस्तेमाल किया गया था। साबिक कप्तान हनीफ खान ने इल्जाम आयद किया कि 1983 में टीम का कप्तान था और पाकिस्तान टीम हांगकांग से वतन वापस आ रही थी
और सामान में गाड़ियों के पार्ट्स, चश्मों के फ्रेम और VCR शामिल थे। साबिक ओलंपियन ने बताया कि हांगकांग एयरपोर्ट पर ही स्मगलिंग का सामान पाकिस्तानी हॉकी टीम के सामान के साथ रवाना किया गया और एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने पाकिस्तान हॉकी टीम को स्मगलिंग के सामान से आगाह किया। हनीफ खान का कहना है कि उस वक्त स्मगलिंग के सामान की लागत तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए थी। तो ये इस तरह का हुआ था कि स्मगलिंग हुई थी और उसमें जो है काफी जो है बदनामी हुई थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की। कौमी टीम के साबिक कप्तान ने मजीद बताया कि जब तहकीकात हुई तो उसमें टीम के कुछ ऑफिशियल्स मुलव्वस पाए गए, लेकिन पाकिस्तान के नाम मजीद बदनाम होने से बचाने के लिए केस को दबा दिया गया। सलाउद्दीन ने कहा कि ऐसी बातें ना करें जिसका ना सर है और ना ही पाँव। ऐसे लोग दुश्मन अनासर के हाथों में खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1983 के वाक़े की तहकीकात हुई थी। फ्लाइट में 375 मुसाफिर थे। कौमी हॉकी टीम का कस्टम हुआ तो ऐसा कोई सामान ना निकला। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।